हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो फिज़िक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है और आज हम जिस चीज़ को स्टडी करेंगे वो होने वाला है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखे थे जब बॉडी मूव करती थी तो उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इन चीज़ों को हमने स्टडी किया था। अब हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि जो फोर्सेस हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे वो किस तरीके से बॉडी के मोशन को और बॉडी की एक्टिविटी को हमारे आसपास के वर्ल्ड में गवर्न करती है। तो बेसिकली पूरे क्लासिकल मैकेनिक्स को गवर्न करने वाले जो 3 लॉज हैं वो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है। अब कायदे से न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है जिनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। न्यूटन का पहला लॉ जिसको हम स्टडी करेंगे वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ जिसको हम स्टडी करेंगे वो है लॉ ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ जिसे हम स्टडी करेंगे वो है लॉ ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो ये 3 लॉज आज हम स्टडी करने वाले हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया से। जब हम बात करते हैं इनर्शिया की तो इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने कोई प्लेन लिया और प्लेन के ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का होगा। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास है m और आप इस ऑब्जेक्ट को 2 में से किसी एक कंडीशन में मान सकते हैं। या तो ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है और इसका जो वेलोसिटी है वो है अभी 0। बॉडी रेस्ट में रहने का मतलब वेलोसिटी है 0। या तो फिर बॉडी मोशन में हो सकती है और इसका कोई फाइनाइट वेलोसिटी हो सकता है और हम जानते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों केसेस में हम देखेंगे कि बॉडी इनर्शिया को फॉलो करता है। अब इनर्शिया क्या चीज़ है? न्यूटन ऐसा बता के गए थे कि इनर्शिया बॉडी की वो टेंडेंसी है जिसमें बॉडी अपने मोशन या फिर रेस्ट की पोजीशन को अपोज करता है। यानी आप एक तरीके से समझ लीजिए, अगर हम लोग सोते हैं और हमें कोई उठाना चाहता है, हमें कोई जगाना चाहता है, तो हमारे बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि हम थोड़ा सा और सो लें। तो इसी तरीके से हमारे नेचर में भी, हमारे फिजिक्स में भी ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज जिसको हम मासेस कहते हैं, मासेस की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने मोशन को अपोज करें। अगर ये बॉडी अभी रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगी जिस डायरेक्शन में है। कब तक? जब तक आप इस पर कोई ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट न कर दें। ऑपोजिट फोर्स यानी ऐसा फोर्स जो मोशन के डायरेक्शन के किसी और डायरेक्शन में लगता हो, है ना। ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो बॉडी पे लगती हैं। तो अगर हम कायदे से देखते हैं इनर्शिया को, तो मैं आप लोगों के लिए उसके डेफिनेशन को लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इनर्शिया क्या है? ये है न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी will continue to be at rest or in motion। एक बॉडी तब तक रेस्ट में या मोशन में रहेगी, कब तक? until and unless, जब तक कि any external force is applied on it। जब तक कोई बाहरी फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई नहीं हो जाता है, ये बॉडी मोशन करता रहेगा। मैं आप लोगों को और बेटर पिक्चराइज करके बताता हूँ। अगर आपकी बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मोशन कर रही है, सपोज कीजिए हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये कोई बॉडी है जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो ये तब तक इस डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी जब तक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई दूसरा फोर्स आके इसको रोकने की कोशिश नहीं करता है। अगर ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ज़्यादा होगा तो बॉडी स्टॉप हो जाएगी और इसके डायरेक्शन की तरफ से मूव कर जाएगी। अगर इसका कम रहा और बॉडी के पहले वाले पोजीशन का फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी थोड़ी सी अपनी वेलोसिटी को या आप कह सकते हैं मोमेंटम को कम कर लेगा, लेकिन उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो ये था हमारा न्यूटन का पहला लॉ जो था लॉ ऑफ इनर्शिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी लॉ है। A body will continue to be at rest or in motion until and unless any external force is applied on it। तो ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का
डेफिनेशन। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो हम सिर्फ एक इक्वेशन से इस पूरे लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है सिग्मा ऑफ एफ, एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू 0। यानी सिग्मा यानी फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज 0। हम कितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी पे लगाते रहें और अगर वो बॉडी मूव नहीं कर रही है तो वो बॉडी अपनी इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर रही है। तो ये वो न्यूटन का मैथमेटिकल आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन है, सिग्मा ऑफ एफ इक्वल्स टू 0, यानी सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विल बी 0 इफ अ बॉडी डज नॉट मूव। तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ जो हम स्टडी करने वाले हैं वो होने वाला है लॉ ऑफ मोमेंटम। अब ये बहुत ही क्रूशियल लॉ है क्योंकि इस लॉ से हम लोगों को मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन पता चला। ये वो लॉ है जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से बॉडी मोमेंटम के चेंज पे डिपेंड करता है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको मैं आप लोगों को लिख के बताता हूं। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the rate of change of momentum। जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं। ये है न्यूटन के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। एक बॉडी पे जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एक बॉडी बना के दिखाया था, चलिए एक बार फिर देखते हैं। अगर मैंने इस बॉडी को ड्रॉ किया है और मैं इस पे कोई फोर्स लगा रहा हूं, जैसा कि हम लोगों ने न्यूटन के पहले लॉ में देखा था, हम उस पे जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे बॉडी मूव नहीं करेगी। तो हम चलिए देखते हैं कि अगर हम इस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स है कोई F, तो इस F फोर्स के कारण बॉडी में कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, है ना। इस बॉडी में कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा। मान लेते हैं बॉडी का मास है m, तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन along the direction of the force हम मान लेते हैं a, ठीक है। तो ये है हमारा बॉडी का एक्सेलरेशन जो फोर्स F अप्लाई करने पर आया है। तो न्यूटन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बॉडी पे अप्लाइड फोर्स है, खैर सिग्मा नहीं लेते हैं, चलिए हम इस तरीके से करते हैं इसको। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी is directly proportional to rate of change of momentum। ये बहुत ही क्रूशियल चीज है। रेट ऑफ चेंज जहां कहीं भी लग जाता है वहां हम उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम की बात की है तो मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p डिवाइडेड बाई t। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई T। अब यहां से हम देखते हैं कि न्यूटन का मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फोर्स किस तरीके से निकलता है। हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू mv होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। P इक्वल्स टू होता है m इंटू v, है ना। ये हमारा मोमेंटम है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि v बाई t ये होता है एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो हम इस तरीके से इसको देखें, p इक्वल्स टू होता है mv जो यहाँ पे है, इसको हम दे देते हैं कोई इक्वेशन नंबर 1, और v बाई t बराबर a, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे हम रखते हैं तो देखते हैं जरा क्या होता है। आपका f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, p की जगह हम m इंटू v को सब्स्टिट्यूट करेंगे, mv बाई t। तो ये है हमारा फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और अभी अभी जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन में देखा है कि v बाई टी क्या होता है, अगर हम इस क्वांटिटी को निकाल लेते हैं v बाई टी, तो ये चीज़ तो भाई एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एफ, v बाई टी की जगह हम रख सकते हैं a। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं
कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें मिलता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ मोमेंटम से फोर्स का एक्सप्रेशन जो हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, और वो क्या है, F इक्वल्स टू K, जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद आएगा कांस्टेंट M A। सो ये होने वाला है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स का डेफिनेशन, F इक्वल्स टू KMA। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है बहुत आसान तरीके से, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स स्टडी करते समय मिलेगा। चलिए, ये तो बात थी हमारे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, और जिसका स्टेटमेंट क्या था, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये बात तो हो गई। अब हम स्टडी करने वाले हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या चीज है, चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं लॉज ऑफ रिएक्शन को, और इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं जरा। सॉरी, अगर हम इसका स्टेटमेंट देखें तो ये क्या है, एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी बॉडी पर आप कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपको एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। चलिए एक बार फिर इसको देखते हैं डायग्रामेटिकली। मान लीजिए हमने कोई बॉडी ड्रॉ की है जिसका मास है m, तो अब इस बॉडी पे अगर हम कोई F1 फोर्स लगा रहे हैं, अगर मैंने इस पे कोई F1 फोर्स लगाया है तो ये बॉडी भी एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगी मेरे पे, जिसको हम कहेंगे F2। ठीक है, ये F2 है। और इसके डेफिनेशन से हम ये चीज जान सकते हैं, जिस तरीके से न्यूटन ने ये डेफिनेशन बताया है, एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब जो मेरा फोर्स है F1 वो किसके बराबर होगा, F2 के, है ना। और F2 इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। तो फिजिक्स में हम ऑपोजिट्स को एक माइनस साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू माइनस का F2। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, F1 इक्वल्स टू माइनस का F2। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन बहुत ही क्रूशियल हैं एलिमेंट्री फिजिक्स में और आपको मैकेनिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने में। आज हम लोगों ने देखा न्यूटन के इन तीन लॉज ऑफ मोशन को और किस तरीके से वो जनरल फिजिक्स को गवर्न करते हैं। और वो तीन इक्वेशन इस तरीके से थे, सिग्मा F इक्वल्स टू 0, F इक्वल्स टू ma और F1 इक्वल्स टू माइनस का F2। तो ये चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। थैंक यू।